गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है +2 अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी तक हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ लिया है। अब मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए, आपको यहाँ 3 अकाउंट तैयार करने हैं। मैं हर वीडियो में आपको रिपीट करके बताता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर आपको तैयार करना होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बता रहा हूँ, आइए देखते हैं। कहता है जस्ट एज इन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, जैसे कि प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाओं के बीच, कंसर्न का मतलब ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट कमाती हैं। ए बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड इवन बाय एनपीओ टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जिस तरीके से प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग फर्म जो अपने बैलेंस शीट को तैयार करती हैं, उसी तरीके से एनपीओ को भी अपना बैलेंस शीट तैयार करना होता है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एसेट और लायबिलिटी की स्टेटस को जानने के लिए ऑन द लास्ट डेट, साल के अंतिम दिन। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंसेस रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ऑल रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड, ये तैयार की जाती है फ्रॉम द बैलेंसेस, उन बैलेंस से, रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ऑल रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से आप लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से इनकम यानी कि जो रिवेन्यू नेचर की आइटम होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, और उसके अलावा जितनी भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सभी बैलेंस शीट में जाती हैं। लाइक एसेट को परचेज करना, एसेट को सोल्ड करना, फर्नीचर को परचेज करना, फर्नीचर को सोल्ड करना। इट मीन्स कि नॉन करंट एसेट्स या कैपिटल नेचर की एसेट्स सभी कहाँ जाती हैं, कैपिटल नेचर की आइटम्स सभी कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में जाती हैं। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, इट कंटेन्स ओनली कैपिटल आइटम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड द कैपिटल फंड। यानी कि केवल कैपिटल आइटम को इसमें ऐड किया जाता है, चाहे वो एसेट है, चाहे वो लायबिलिटीज है, और चाहे वो कैपिटल फंड है। इन द अब्सेंस ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की अब्सेंस में द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट। अगर आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो आप बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले बता रखा है इसने एसेट के बारे में, देखिएगा, फिक्स एसेट अपीयरिंग इन द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, आल्सो नोन एज द ओपनिंग बैलेंस शीट। आप यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट को तैयार कर रहे हैं और आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट हालांकि आपको तैयार करनी होगी। अगर आपके पास फिक्स एसेट नहीं दे रखी है, ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा है, तो आप जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा वहाँ से आप क्या तैयार करेंगे, फिक्स एसेट को लेंगे। शुड बी एडजस्टेड फॉर एसेट परचेज, सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। देखिए, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी बना करके दिखा रखा होगा, फिर उसकी मदद से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट को तैयार करना है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करना है, और उसके बाद लास्ट में आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करनी है। इनको आप एक कागज़ पे लिखते रहिए साथ साथ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपकी जितने भी एसेट हैं, उस एसेट में से आपके पास जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन होंगी उसको एडजस्ट करने के बाद आप लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट का बैलेंस लिखते हैं। क्लियरली बोल रहा है वो, ओनली द एडजस्टेड अमाउंट विल अपीयर इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। द एडजस्टमेंट इन द फिक्स एसेट विल बी एज अंडर। आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, देखिए, इफ सम न्यू एसेट हैज बीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर कुछ नई एसेट परचेज की गई हैं, द पेमेंट फॉर सच एसेट मस्ट हैव बीन शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपने इस साल कोई भी एसेट परचेज करी है तो ध्यान रखिए वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट में आएगा, क्योंकि आपने उसको पेमेंट किया होगा। Such asset must be added to the previous year assets and shown on the asset side of the current year balance sheet। तो आपने जो इस साल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट दिखा रखी है, पीछे वाले बैलेंस में आप करंट ईयर की पेमेंट को प्लस करके और रिमेनिंग अमाउंट जो टोटल अमाउंट आएगा वो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। इफ सम एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने किसी एसेट को बेचा है तो इट मस्ट बी अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
तो वो पैसा आपके पास आया होगा और वो रिसिप्ट में आएगा, यानी कि डेबिट साइड में आएगा। तो बुक वैल्यू ऑफ सच एसेट शुड बी डिडक्टेड, और आपके पास जो प्रीवियस ईयर की एसेट होगी उसमें से आप उसको क्या कर देंगे, माइनस, और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फिर बोलता है इफ सम डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, अगर आपने कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, इट शुड बी डिडक्टेड अकॉर्डिंगली, तो आप उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देंगे। और जो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किया जाता है, क्योंकि रिवेन्यू नेचर का होता है। प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एक एसेट बन जाती है। एक्रूड इनकम एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड, आपको पता है ये सभी आपकी एसेट है और इसे एसेट साइड में शो किया जाता है। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एज शोन बाय द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पहले ही बताया था, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में दिखा रखा होगा क्लोजिंग बैलेंस होगा, वही आपका क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट होती है। हाउएवर इफ देयर इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, फिर बोलता है लायबिलिटी साइड में क्या दिखाया जाएगा, द लोन अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट शुड बी सीन एंड द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शुड बी स्कैन टू फाइंड आउट वेदर एनी न्यू लोन हैज बीन रेज्ड और द ओल्ड लोन हैज बीन रिपेड। ओनली द नेट अमाउंट ऑफ लोन विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर किसी प्रकार का आपने लोन लिया हुआ है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में होगा। फिर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखेंगे, अगर आपने किसी तरीके का कोई और लोन लिया है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर आपने किसी प्रकार के लोन की पेमेंट की है तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसको कम करने के बाद आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में उस लोन का अमाउंट दिखाएंगे, और अगर आपने पूरा ही पे कर दिया तो फिर लोन का अमाउंट दिखाएंगे ही नहीं। वही बातें बताएगा, देखना। इफ एनी न्यू लोन हैज बीन रेज्ड, अगर आपने कोई नया लोन लिया है तो ये आपके पास रिसिप्ट साइड में होगा। इट विल बी फाइंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट शुड आल्सो बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, इसे हम लायबिलिटी में शो करेंगे। और इफ देयर इज स्पेशल रिसिप्ट लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, अगर आपने कुछ स्पेशल डोनेशन लिया है तो वो लायबिलिटी में आएगा। सिमिलरली स्पेसिफिक फंड क्रिएटेड फॉर मीटिंग एक्सपेंस सच एज प्राइज फंड, याद रखना प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, ये सभी स्पेशल फंड हैं, ये सभी के सभी कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड द इनकम रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अनअर्न्ड इनकम या आपने कोई एडवांस रिसीव कर लिया तो वो भी आपकी लायबिलिटी बन जाती है, उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे। एनी एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इन केस ऑफ एनपीओ इज कॉल्ड कैपिटल फंड। एसेट से लायबिलिटी जितनी भी ज्यादा होती है तो आपको पता है कैपिटल फंड होता है। इट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन विच द कैपिटल अकाउंट ऑक्यूपाइज इन केस ऑफ ए प्रॉफिट सेकिंग एंटिटी। ये जो कैपिटल फंड होगा सेम वही पोजीशन लेगा जो कि एक सिंपल एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ली जाती है, जहां पर हम कैपिटल बोलते हैं और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड by deducting the opening liabilities from operating as opening assets, and then the current year surplus as shown by income and expenditure account will be added to it or deficit it be deducted from it. The net amount of capital fund will be shown on the liability side. सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन होगा, फिर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अगर इनकम है तो वो उस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट है तो वो लेस हो जाएगा, और लास्ट में वो क्लोजिंग बैलेंस आपका कैपिटल फंड का क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आपको मैंने यहाँ पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 7th हैं। पहले बता रहा है जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड के बारे में। देखिएगा, जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड को हम लोग यहाँ पर कैपिटल फंड भी बोल देते हैं, और जो स्पेसिफिक फंड होता है, जो स्पेशल पैसा होता है, वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए आता है। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ जिसे आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक फंड। मैं फंड की बात कर रहा हूँ। कंपनी को पैसा मिला, फंड मिला, डोनेशन मिला, चंदा मिला, ठीक है, किसी स्पेशल काम के लिए मिला है। तो मैंने आपको बताया है जब भी किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पैसा आता है तो वो एक प्रकार की लायबिलिटी बन जाती है, और उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। वो लायबिलिटी बन जाएगी तो आप उसे सीधा बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, आइए आपको करके बताता हूँ। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में अक्सर 3 नंबर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ये 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 में से आपको मैक्सिमम टाइम एक 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में मिल भी जाता है।
आइए देखते हैं, करते हैं, बड़ा आसान है। आपको केवल बैलेंस शीट तैयार करनी है। देखिएगा, कहता है शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब एट 31 मार्च 2019। आप एक क्लब का बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। क्लब है, आपको समझ आना चाहिए कि एक एनपीओ है। 31 मार्च 2019 को स्पोर्ट्स फंड, देखिए 31 मार्च 19 का मतलब हो गया 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, यानी कि 2018 2019, जिसे हम लोग बोल देते हैं 2018-19 भी। इन सबका एक ही मीनिंग है, ठीक है। आपके पास फंड में स्पोर्ट्स फंड नाम दिया हुआ है, इसका मतलब एक स्पेसिफिक फंड है। उस दिन आपके पास 5 लाख रुपए थे, तो इसका मतलब है आपकी 5 लाख रुपए की लायबिलिटी थी। आप बैलेंस शीट के अंदर जो 31 मार्च 19 को तैयार कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। यहाँ ओपनिंग के बारे में उसने कुछ नहीं पूछा है, तो आप सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। स्पोर्ट्स फंड में आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। सेकेंड एंट्री दी हुई है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 को। ये 31 मार्च 19 की बात कर रहा है, और हमारे पास 1 अप्रैल 18 को 5 लाख था, और मैंने उस 5 लाख को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, जहां से मुझे 10% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो मेरी एक तरह की एसेट बन जाती है, तो आप उसे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से देखिए 5 लाख की एसेट इसने दिखा दी है, और आपको यहाँ से 1 अप्रैल को किया है, तो 5 लाख का 10% का पूरे साल का ब्याज मिलेगा 50,000 रुपीज़। अभी उसके बारे में आगे चलते हैं। आगे देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। हालांकि आपको इस इन्वेस्टमेंट से 50,000 का इंटरेस्ट रिसीव होना था, लेकिन आपको केवल 37,500 का इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब है 50,000 माइनस के 37,500, यानी कि 12,500 आपको मिला नहीं है। इट मीन्स आपने कमा तो लिया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। इट मीन्स कि इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, मतलब द इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इट मीन्स दैट कि वो आपके लिए आपको रिसीव करनी है, तो आपके क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी और एक एसेट बन जाएगी, तो आप उसे बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे। प्लस क्योंकि आप ये मान के चलते हैं, एक्रूअल बेसिस को लेके चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट को तैयार करने में, तो आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिलना था वो 50,000 का मिलना था, ठीक है। तो आपका जो स्पोर्ट्स फंड का पैसा है 5 लाख का ऑलरेडी था, प्लस 37,500 का आपने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, और बाकी इंटरेस्ट रिसीव करना है तो वो भी हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी लायबिलिटी और बन जाएगी, ठीक है। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, आपको डोनेशन मिला है स्पोर्ट्स फंड के लिए 1,20,000 का, तो स्पोर्ट्स फंड के लिए पैसा मिला, तो पहले ही 5 लाख रुपए फंड का हमारे पास था और 1,20,000 रुपये और मिल गया, तो आपकी लायबिलिटी और बढ़ गई, तो 1,20,000 को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट बोलता है स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। आपने इनाम बांटे हैं, जो फंड का पैसा आया हुआ था, आपने कोई टूर्नामेंट करवाया होगा और वहाँ पर इनाम बांटे हैं, जिसमें कि आपका 1 लाख रुपए खर्च हो गया, तो ये 1 लाख की आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो 1 लाख को हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। और एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इवेंट्स, ध्यान रखिए सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है, तो स्पोर्ट्स इवेंट्स पर मैंने पैसे भी खर्च करे 15,000, वो भी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स फंड का जितनी भी इनकम है वो इसमें ऐड की जाएगी, और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये इंटरेस्ट तो आपने अर्न किया था, कम अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं किया, इसलिए इसको एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हमने यहाँ दिखाया था, और नीचे इसने बताया भी हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास बैलेंस शीट के लास्ट में 5,55,000 रुपये आ जाएंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच करनी चाहिए। ध्यान रखिए, केवल ये एक आइटम के ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा है, इसमें बाकी सभी आइटम नहीं दी हुई हैं, इसलिए बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, ठीक है। आइए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 बताते हैं हम। कहता है शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए एनपीओ। एक एनपीओ का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है, ठीक है। मैच एक्सपेंस, मैच फंड, देखिए मैच का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक फंड हो गया। आपको पता है मैच फंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 4 लाख रुपए। फिर हमने डोनेशन फॉर मैच फंड, पैसा मिला हमारे को, तो हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई, 2,40,000 रुपये इसमें प्लस हो जाएंगे। हमने मैच के टिकट बेचे, टिकट बेच करके हमें और पैसा मिला, तो ये भी हमारी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। और आपने टोटल जो मैच एक्सपेंस किए हैं वो है 8 लाख रुपीज़, तो मैं इन सब में से 8 लाख रुपीज़ को माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद जो जितना पैसा बचेगा वो आपका क्या बन जाएगा 2 लाख रुपए। तो आपकी लायबिलिटी बाकी कितनी रह गई है, 2 लाख रुपए रह गई है। अब आप में से कोई बच्चा पूछ सकता है
सर कि अगर हमारे पास फंड पे पैसा कम हो, फंड का टोटल पैसा बन गया हमारा 8 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का फंड था, डोनेशन रिसीव हुआ, मैच की टिकट बेची, टोटल पैसा 10 लाख रुपए हो गया और मैच के एक्सपेंस 8 लाख, तो 2 लाख की लायबिलिटी अभी भी बाकी है। सर अगर हमारा मैच फंड का पैसा कम रह जाए और हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाए तब हम क्या करेंगे? सर सिंपल सी बात है, यहाँ का बैलेंस तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। मान लीजिए अगर 10 लाख था और 10 लाख का 10 लाख खर्च हो गया तो मेरा बैलेंस यहाँ जीरो रह जाएगा, कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर मेरा खर्चा 10 लाख की बजाय 11 लाख रुपए हो जाता है तो 1 लाख रुपए खर्चा फालतू हो गया, इसका बैलेंस तो जीरो रह गया लेकिन 1 लाख का मेरा नुकसान हो गया। तब मैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक एक्सपेंस दिखाऊंगा 1 लाख रुपए को, केवल उस 1 लाख को मैं वहां कर दूंगा, डेबिट में शो कर दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसने यही बताया हुआ, देखिए ऊपर भी, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंस गो अप बाय 2,50,000 अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। टोटल 10 लाख रुपए था, अगर मैच एक्सपेंस 8 लाख प्लस गो अप बाय इतने से और बढ़ गया यानी कि 10,50,000 रुपये हो गया तो यहाँ का बैलेंस जीरो हो जाएगा। 10 लाख में से 10 लाख माइनस 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में शो करेंगे। वो इसने यहाँ समझा भी रखा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। कहता है शो हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एट डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये 3 अलग अलग केस बता रखे हैं, तीनों केसेस में आपको बताने हैं। देखिए सबसे पहला केस बता रहा है प्राइज अवार्डेड। भाई इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, अगर कुछ भी नहीं बता रखा तो प्राइज अवार्डेड एक रिवेन्यू नेचर का मानेंगे और सीधा इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में दिखा देंगे प्राइज अवार्डेड। क्लियर, क्योंकि इसके बारे में ना तो कोई फंड है और ना कुछ और है। केस नंबर 2 कहता है प्राइस बांटे 5,000 रुपए के, प्राइस फंड दे दिया। देखिए फंड आ गया तो इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक फंड है। सिंपल सी बात मान के चलना कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। 5,000 रुपए के प्राइज अवार्ड किए हैं, उसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि फंड में पैसा कितना था। 31 मार्च 2019 की बात कर रहा है। 31 मार्च 2018 को साल के स्टार्ट में हमारे पास 40,000 रुपये फंड का पैसा था और हमारे को रिसीव हुआ इस साल में डोनेशन फॉर प्राइज फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7,200 रुपये। टोटल बैलेंस हो गया 47,200। 5,000 रुपये के हमने इनाम बांटे तो हमारे पास बैलेंस रह गया 42,200 का। अब देख सकते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। 40,000 रुपये का हमारे पास पैसा था, 7,200 रुपये हमने रिसीव करे और टोटल बैलेंस हो गया 47,200 का। हमने प्राइस बांटे हैं 5,000 के, तो बैलेंस जो रह गया वो 42,200 का रह गया। आइए केस नंबर 3 पे चलते हैं। प्राइस अवार्डेड कोई बात नहीं जी, 5,000 रुपये। प्राइस फंड दिया हुआ है, साल के स्टार्टिंग में 40,000 का प्राइस फंड दिया हुआ है। आप देख सकते हैं प्राइस फंड का बैलेंस टोटल स्टार्टिंग में दिया हुआ है 40,000, लो जी लिख लिया। डोनेशन फॉर प्राइस फंड रिसीव किया हमने 7,200, लीजिए हमने डोनेशन रिसीव कर लिया जी 7,200 का, प्लस हो गया हमारा प्राइस फंड। 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2018 को, जबकि हमारा 31 मार्च 19 का चल रहा है, यानी कि हमने साल के स्टार्टिंग में ही 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। कोई बात नहीं जी, 9% ब्याज मिलेगा हमारे को, वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा और 40,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट कर दिए, तो जो साल का इंटरेस्ट हमारे को मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3,600 का मिलेगा। इंटरेस्ट कितना रिसीव कर लिया जी? 2,700 का। कोई बात नहीं जी, आपने 2,700 का इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, जबकि रिसीव करना था 3,600 का, तो जो 900 का इंटरेस्ट है वो एक्रूड इंटरेस्ट रह जाएगा और फिर वो एक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपये का आप बैलेंस शीट के एसेट में भी दिखाएंगे और लायबिलिटी में भी दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही गिवन है कि आपने प्राइस बांटे हैं 5,000 के। अगर प्राइस 5,000 के आपने बांटे हैं तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे और जो टोटल बैलेंस रह जाएगा वो आपकी लायबिलिटी का रह जाएगा। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं मैं, 7th का ए। समझिएगा बात को। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप 7th के बी तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए करके बताता हूं। कहता है हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब। बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब है, उसका आपने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट। अब इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे? आइटम दे रखी हैं, आपको खुद देखना है कि कौन सी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी और कौन सी आइटम बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, ये तो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। आइए देखिए, पहली आइटम है
डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पेविलियन। भैया ध्यान रखना, पेविलियन को रिसीव करने के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है, इसका मतलब हमारा एक कैपिटल नेचर का है, लायबिलिटी बन गई है। कितना पैसा रिसीव हुआ है आपको? 12,25,000 रुपये। कोई बात नहीं जी, आपका जो ईयर है वो 31 मार्च 2020 है, 31/3/2020 को आपने बनाना है। और आपको इस साल जो रिसीव हुआ है वो 12,25,000 रुपये रिसीव हुए हैं, 12,25,000। एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31 मार्च 2000 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। आपने इस पेविलियन फंड को तैयार करने में सर 10,80,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, ठीक है, अप टू 31 मार्च 2020 के लिए। और द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन फंड 25 लाख रुपए है। जो टोटल एस्टिमेशन है वो 25 लाख का है। चलो इसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है अभी। कह रहा है आपके पास स्टार्टिंग में 12,25,000 रुपये थे और उसमें से आपने 10,80,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, आप जब फंड तैयार करोगे पेविलियन फंड के नाम से आप एंट्री करेंगे, पेविलियन फंड में आपके पास टोटल पैसा कितना था? 12,25,000 रुपये। आपने वहाँ से 10,80,000 रुपये खर्च कर दिए तो वो माइनस हो जाएंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपके पास पेविलियन फंड का बचेगा। आप देख सकते हैं 12,25,000 रुपये आपने रिसीव किया और 10,80,000 आपने जो माइनस करे, जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो 1,45,000 रुपये रह गया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर ये 10,80,000 रुपये कहाँ गए? आपने जो पेविलियन फंड बनाया है, यानी कि एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, ठीक है, तो जो बिल्डिंग तैयार हो रही है उस बिल्डिंग को तैयार किया तो वो आपकी तो एक एसेट बन गई है। तो जो बिल्डिंग की एसेट बन गई है तो हम उसको बोलेंगे कि 10,80,000 रुपये हमने खर्च कर दिए, तो वो बन जाएगा पेविलियन इन प्रोग्रेस, जिसका अमाउंट आएगा 10,80,000 जो कि बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा। दूसरा, वो आपकी कैपिटल भी बन जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो आपने पेविलियन फंड से तो 10,80,000 को माइनस कर दिया, लेकिन जो कैपिटल फंड आप बनाते हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप ओपनिंग बैलेंस करके ऐड कर देंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेविलियन फंड 10,80,000 रुपये, ठीक है। तो आपको ये कैपिटल फंड में ऐड भी करना है अलग से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने डोनेशन 12,25,000 रुपये रिसीव किया, हम पेविलियन फंड में लिख देंगे। 10,80,000 आपने माइनस किया, जो खर्च किया वो आपकी एक एसेट बन गई क्योंकि पेविलियन फंड की एक बिल्डिंग तैयार हो गई है और उससे आपकी कैपिटल भी साथ में प्लस हो जाएगी। तो आप कैपिटल फंड के अंदर ओपनिंग बैलेंस आपके पास गिवन नहीं है तो ट्रांसफर फ्रॉम पेविलियन फंड में क्या कर देंगे? 10,80,000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस के अंदर कैपिटल फंड के। अगर गिवन होती तो उसमें ऐड होती है, अगर नहीं है तो इसको हम जीरो मान लेंगे, प्लस 10,80,000 रुपये ऐड कर देंगे। बी पार्ट क्या बोलते हैं इसका? टूर्नामेंट। ये भी एक स्पेशल फंड है, लेकिन टूर्नामेंट पे जो पैसा खर्च किया जाता है उससे कोई बिल्डिंग नहीं बनती है, इसलिए उस पर कोई भी पैसा खर्च हो जाएगा वो तो खत्म हो गया। टूर्नामेंट फंड में आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1/4/2019 को 50,000 रुपये और आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया इस साल 2,10,000 रुपये, टोटल बैलेंस हो गया 2,60,000 रुपये और आपने खर्च कर दिए 2 लाख, तो बाकी बैलेंस आपके पास रह गया 60,000 रुपये, ठीक है। इस खर्च को हम कहीं नहीं दिखाएंगे क्योंकि इससे हमारी कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, ठीक है, एसेट नहीं दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं टूर्नामेंट फंड में आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन था 50,000 रुपये प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 2,10,000 रुपये का और आपने खर्च करे 2 लाख, तो आपके पास बाकी बैलेंस कितना रह गया? 60,000 का। तीसरा चलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी, आपने रिसीव करी है 28,000 रुपये। लाइफ मेंबरशिप फी आपको पता है कैपिटल नेचर का होता है और कैपिटल फंड में प्लस होता है, तो आपके पास कैपिटल फंड में ऑलरेडी जो पहले बैलेंस है 10,80,000 रुपये है जो कि आपने कंस्ट्रक्शन करने में बनाया था, प्लस 28,000 इसमें प्लस कर देंगे और आपका क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल फंड का आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 7th के बी पे चलते हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ क्वीन क्लब एज 31 मार्च 2019 को। जहां आपको ओपनिंग कैपिटल फंड दे रहा है 10,80,000 रुपये, लीजिए मैंने लिख दिया 10,80,000 रुपये। आपके पास बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक फंड है 1/18 को, हमारा अकाउंट तैयार हो रहा है 31 मार्च 19 को साल के एंड में, और बिल्डिंग फंड साल के स्टार्टिंग में दिया हुआ है 4,80,000 रुपये। लीजिए मैंने लिख दिया बिल्डिंग फंड 4,80,000 रुपये। डोनेशन रिसीव हुआ 6 लाख का, लीजिए इसमें प्लस कर दिया। 10% हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1/18 को, साल के स्टार्टिंग में 4,80,000 का इन्वेस्ट किया तो हमारे को साल में 48,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, लीजिए इन्वेस्ट कर दिया। अब इसका इंटरेस्ट मिला हमारे को कितना? 48,000 पूरा मिल गया, तो ये भी इसमें क्या कर देंगे हम लोग? प्लस कर देंगे 48,000 का। नीचे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो पैसा आया था आपने इतना पैसा खर्च कर दिया 3,60,000 रुपये, वो मैं इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा और ये मेरी क्या बन जाएगी? एक तरीके की एसेट बन जाएगी बैलेंस शीट की एसेट के अंदर, प्लस ये मेरी कैपिटल फंड में भी जाएगा 3,60,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि आपकी एक तरीके की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है।
इंक्रीज हो रही है तो उसको कैपिटल फंड में 3,60,000 रुपये आप प्लस कर देंगे। बिल्डिंग इन प्रोग्रेस लिख के 3,60,000 रुपये कर देंगे। और आपका जो ये खर्चा हुआ है बिल्डिंग फंड का टोटल अमाउंट है आपके पास 11,28,000। इसमें से हम लोग 3,60,000 को माइनस करने के बाद जो बाकी आपकी बैलेंस रह गया बिल्डिंग फंड के अंदर वो रह गया 7,68,000 रुपये। ये आपकी लायबिलिटी है। इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आप 7th B तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और साथ साथ करते हुए चलें सभी एग्जाम्पल को और सभी अनसोल्ड को, ताकि आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन के टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में आपको बताएंगे। 2 वीडियो और बनेंगे इसकी अभी, क्लियर। और एक बनेगा आपका कैलकुलेशन ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स, यानी कि 3 वीडियो इसकी कम से कम अभी और बनेंगी। और फिर आपको 2 क्वेश्चन बड़े बना के, यानी कि 4 वीडियो आपको बना के दिखाएंगे और उसमें आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे।